shortest distance between two projectiles. Between two projectiles. तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि अगर आप दो प्रोजेक्टाइल्स को अर्थ की सरफेस के ऊपर फेंकते हो, ठीक है ना, मान लो कि आपने एक को स्पीड दी है ए और बी, नाम दे देता हूं मैं। अगर यहाँ पे मैंने स्पीड दी है vx1, इसको स्पीड दी है vx2, यहाँ पे स्पीड दी है हमने vy1 और यहाँ पे स्पीड दी है vy2। तो आपने लास्ट पार्ट में देख लिया था कि कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या हो जाती है। कंडीशन ऑफ कोलिजन, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्टाइल्स हवा के अंदर एक दूसरे से कोलाइड करें, तो पहली कंडीशन तो हो जाती थी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल, या मैं कह सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स मस्ट बी जीरो, यानी कि vy1 ये इक्वल हो जाना चाहिए vy2 के। समझ आ रहा है? अगली चीज जो हमने देख ली थी, दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है इसी में कि vx1 मस्ट बी ग्रेटर देन vx2, यानी कि x के अलोंग इनका अप्रोच होना रिलेटिव में नेसेसरी है। अगर x के अलोंग यानी इनकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये मूव नहीं कर रहे होंगे रिलेटिव में, तो फिर भी कोलिजन नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन जो हमने देख ली थी वो हमारे पास आ गई थी कि टाइम ऑफ कोलिजन मस्ट बी लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पार्टिकल। जो दो पार्टिकल्स हैं उन दोनों में से हर एक पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा होना चाहिए, से कम होना चाहिए आपका टाइम ऑफ कोलिजन, तो फिर कोलिजन हो जाता है। अब मान लो कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट थी वैसे वो ये थी कि पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर, path of one projectile with respect to other is a straight line, is a straight line, है ना भाई। ये सब हमने देख लिया था। अब मान लो कि आपको दे दिया गया कि if vy1 is not equal to vy2, अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स इक्वल नहीं है, तो फिर तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये कोलाइड नहीं करने वाले। तो अगर ये कोलाइड नहीं करने वाले तो क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ड्यूरिंग देयर मोशन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस समय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हर एक पार्टिकल की हाइट कितनी है। ये तीन क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोलिजन नहीं होने वाला है तो बताओ कि क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, जैसे ए और ये बी है, ठीक है ना, ये इनकी लाइन जॉइनिंग बना देता हूं मैं। इनके बीच का सेपरेशन मान लो कि हमें दिया गया है डी, और बोला गया है कि आपने मान लो बी को फेंका था यहाँ पे स्पीड दे के क्या vb, और ए को फेंका था इस तरफ va। ये एंगल मान लेता हूं मैं अल्फा और ये एंगल मान लेता हूं मैं बीटा, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर, जो कि हम जानते ही हैं, तो लाइन जॉइनिंग आ जाएगी va साइन अल्फा, ये नॉट इक्वल है vb साइन बीटा के, यानी कि ये कोलाइड नहीं करने वाले हैं, ये चीज श्योर है। तो अब बात आती है भाई कि जब इनका मोशन हवा के अंदर हो रहा होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा इनके बीच में। तो दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं, तो बेटर होगा कि हम एक के फ्रेम में दूसरे को देखें, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं विद रिस्पेक्ट टू बी, मान लो कि मैं बी के रिस्पेक्ट में पूरे मोशन को देखता हूं, तो ये हमारा ए है, ये आपका बी है। बी को तो हम रेस्ट पे ले आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बी हम देख रहे हैं। ए के पास जो स्पीड है वो एक्स में है कितनी, वो है वी ए कॉस अल्फा, और वाई में है वी ए साइन अल्फा। अच्छा, जो वेलोसिटी बी की होंगी उन्हें रिवर्स करके ऐड करना होगा, तो वी बी कॉस बीटा यहाँ पे है और यहाँ पे है वी बी साइन बीटा। तो अगर मैं रिवर्स करके उन्हें ऐड कर दूं तो यहाँ ऐड होने वाली है क्या, देखो लेफ्ट में है तो राइट में ऐड होगी, राइट में ऐड कितनी हो जाएगी वी बी कॉस बीटा,
और जो ऊपर है VB साइन बीटा वो कहाँ जुड़ेगी, नीचे, VB साइन बीटा। तो नेट स्पीड अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ये आपका B है, ये रेस्ट पे है, और ये आपका A है। इसके पास नेट स्पीड जो बचेगी बताओ जरा कितनी होगी। देख सकते हो आप यहां से साफ साफ, एक स्पीड तो बचने वाली है x में, जिसे मैं Vx बोल देता हूँ रिलेटिव में, और एक बचेगी y में जिसे मैं Vy बोल देता हूँ। अच्छा, यहाँ Vx की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो वो हो जाएगी Va cos अल्फा प्लस Vb cos बीटा। जबकि y में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा Va sin अल्फा माइनस Vb sin बीटा। अच्छा, ये हमें पता है कि एक को अगर आप रेस्ट पे लेके आ जाते हो तो दूसरे का पाथ पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यानी जो नेट स्पीड आने वाली है, इस तरह से नेट स्पीड आएगी, तो हमारा ए जो है वो बी को इसी लाइन के अलोंग मूव होता हुआ दिखेगा। यानी ए बी जब ए को देखेगा तो बी को ए इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव होता दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि ए का पाथ कुछ इस तरह से है। अब आपसे पूछी गई है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्योंकि ए कांस्टेंट वेलोसिटी से इस लाइन के ऊपर मूव करने वाला है, यानी कि मैं साफ साफ यहाँ पे देख के बता सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब ए और बी के बीच में आएगी, तब कौन सी सिचुएशन होगी, जब आप बी से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दो किसके ऊपर, ए के पाथ के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है यही है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी मिनिमम। अच्छा, ये सेपरेशन मुझे दी गई थी डी, दोनों के बीच की इनिशियल सेपरेशन। मैं ये एंगल निकाल लूंगा थीटा। आप सीधा सीधा tan थीटा यहां से देख के बता सकते हो, वो आ जाएगा आपका Vy बाय Vx। यही सबसे जरूरी चीज है, जहां ये सारी वेलोसिटीज कैसी हैं, रिलेटिव। वेलोसिटीज आर रिलेटिव। तो क्योंकि आपके पास ये थीटा आ चुका है, आपको ये डिस्टेंस पता है d, तो इस ट्रायंगल से आप सीधे सीधे से बता सकते हो मुझे कि भाई d मिनिमम कितना आने वाला है। यहाँ से आप डायरेक्टली अगर देखो तो d मिनिमम की सीधे से वैल्यू आपको दिख जाएगी d sin थीटा, और इसी को हम कह देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइल्स। अरे समझ आया कि नहीं, ये हो जाती है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइल्स। ये मैंने पहली चीज निकाली है। इसमें दूसरी चीज जो आपसे पूछ लेता है कोई, वो पूछ लेता है टाइम when particles are closest to each other. Particles are closest to each other. Closest to each other. तो वो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। टाइम सिंपली क्या हो जाएगा, अच्छा अब ए को इसी लाइन पे चलना है ना, तो ए को असलियत में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है रिलेटिव में, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसे मैं एक्स बोल देता हूँ। तो x अपॉन नेट स्पीड जो होगी वही तो आपका टाइम हो जाएगा। अरे ए तो इसी लाइन पे चल रहा है और ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम सिंपली क्या हो जाएगा, x बाय वी नेट। यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूँ x की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी d cos थीटा बाय वी नेट, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो ये आ जाता है टाइम व्हेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के बीच में। तो ये सिर्फ हमारी थ्योरी बाकी थी। बताओ अब इसमें किसी को डाउट है तो हैंड रेस करे जल्दी से। किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेस करे। बोलो भाई। सर एक बार रिपीट कर सकता है, tan थीटा vx by vy कैसे आया? कहाँ है tan थीटा vx by vy? vy by vx, सॉरी। आपको यहाँ से tan थीटा नहीं दिख रहा बेटा, सीरियसली, मतलब tan थीटा नहीं दिख रहा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये vy के पैरेलल है और ये vx के पैरेलल है। सर यहाँ पे जो vy और vx का एरो का लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ना? बिल्कुल मेरे भाई, अगर मैं आपको बोलूं एक पार्टिकल है जैसे a,
उसके पास x में स्पीड है x और y में स्पीड है y, तो नेट स्पीड कुछ इस तरह से, तो आप ये थीटा नहीं बता सकते। v cos थीटा बराबर हो गया x, v sin थीटा बराबर हो गया y, डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल हाँ है। सर, थैंक यू। और सर एक और चीज, कोलिजन का क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल का, उसमें अगर वी वाई 1 और वी वाई 2 इक्वल नहीं हो तो भी एक छोटा सा चांस तो रहता कोई ही है ना छोटा कि चांस कोलाइड नहीं कर रहता, रहे। नहीं कोलाइड कर सकते, पॉसिबल नहीं। ठीक है। और बोलो भाई, बताइए क्या डाउट है। सर tan theta is equal to Vy by Vx, but Vx तो hypotenuse के along क्या आपका है tan theta is equal to Vy by Vx, हाँ, but आपका जो तो hypotenuse के along है। तो वो उसके ट्रायंगल को देख ही नहीं रहे, मैं तो ट्रायंगल ये बनाया भाई, दिख नहीं रहा कि ट्रायंगल ग्रीन कलर का। अरे ये देख लो तुम, अच्छा चलो मेरे से गलती हो गई, ये देखो ए ये है, वी ये है, ये समझ आ रहा है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये तो समझ आ रहा होगा। अरे नेट स्पीड हाँ वी है अगर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वी कॉस थीटा बराबर वी एक्स। अरे हाँ बोलो भाई जल्दी, क्या मैं लिख सकता हूँ वी साइन थीटा बराबर वी वाई। क्या मैंने जीवन में डिवाइड करना हाँ सीखा है, 2 को 1 से डिवाइड करूँ, टेन थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स। अब संतुष्ट हो मेरे भाई। हाँ, और किसी को कोई कष्ट, कोई समस्या, अपना हैंड रेज करे फटाफट, जिसको भी कोई डाउट हो। किसी को कोई डाउट, एक सवाल में करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, ताकि जो कुछ डाउट हो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई। एग्जाम्पल ये रहा आपका, ये ए है हमारे पास, ये बी है, ये फेंका गया है 40√2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये फेंका गया है 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। ये फेंका गया है, 50 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, तो कोलाइड ही कर जाएंगे। मान लो कि ये फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री बनाते हुए। इनके बीच की दूरी हमें दी गई थी 20 मीटर। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइल्स। मैं सब करके बता रहा हूँ। टाइम व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम। जिसको भी समझ नहीं आया प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसके बाद भी नहीं आए तो पूछ सकते हो। तीसरा, हाइट ऑफ ए व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम। चलो भाई, सबसे पहला काम, मैं कंपोनेंट्स लेना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ए का कंपोनेंट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 20 cos 37 डिग्री यानी कि 16 आ जाएगा, 20 sin 37 डिग्री यानी कि 12 आ जाएगा। इसका कंपोनेंट 40 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू बी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। बी के रिस्पेक्ट में अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो बी को तो हम रेस्ट पे लेके आ गए। अच्छा, ए के पास क्या क्या स्पीड बची, ठीक है ना। तो ए के पास इस तरफ स्पीड थी 40 और ऊपर स्पीड है 40। अब आप उसमें क्या जोड़ोगे, तो ए के पास आगे की तरफ है 16, तो वो जुड़ेगी पीछे की तरफ 16। बी की तरफ ऊपर है 12, तो कहाँ जुड़ेगी, नीचे जुड़ जाएगी 12। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा होगा, बी यहाँ पे रेस्ट पे है 20 मीटर दूर। ए के पास स्पीड जो एक्स में बचने वाली है, आप देख सकते हो 40 आगे 16 पीछे, यानी कि 24। ऊपर की तरफ 40 ऊपर 12 नीचे, यानी कि 28। समझ आया, ये इसके पास स्पीड बचने वाली है। अब देखो थीटा निकालना बड़ा ही आसान है, ये मैंने मान ली नेट स्पीड है। अच्छा, नेट स्पीड की वैल्यू क्या होगी वो आप सीधा सीधा देख ही सकते हो, अंडर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये कुछ गंदा सा आने वाला है, इसे मैं वी नॉट बोल रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन
लिखने के लिए, मैंने उसे बोल दिया वी नॉट। अब ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो मैं कह सकता हूँ वी नेट कॉस थीटा ये दिया गया है 24 और वी नेट साइन थीटा ये दिया गया है 28। तो यहाँ से मुझे सिंपली मिल जाएगा tan थीटा की वैल्यू है 28/24, ये आ जाएगा आपका 7/6। समझ आ रहा है कि नहीं? तो थीटा मुझे मिल गया सिंपली कितना, tan इनवर्स 7/6। कुछ गंदा सा है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये आ गया थीटा, tan थीटा 7/6। तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा √49 + 36। कितना हो गया ये, 85, √85 ये आ चुका है हमारे पास। अब आपको चाहिए था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डी मिनिमम सिंपली मुझे फॉर्मूला याद रखना है कि इस तरह का कुछ पाथ होगा, ये होगी हमारी डी मिनिमम और वो सिंपली क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डी साइन थीटा। डी हमें 20 दिया गया है, साइन थीटा मैं इस ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज क्या पूछी गई है, अगली चीज पूछी गई है टाइम। तो टाइम होता है x बाय वी नेट। x कौन सी दूरी होती है, तो x ये वाली डिस्टेंस होती है, जो पॉइंट मिनिमम सेपरेशन पे है वहां तक पहुंचने का टाइम। तो वो हो जाता है हमारे पास d cos थीटा बाय वी नेट। d cos थीटा यानी कि 20 cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस 6 बाय √85 बाय नेट स्पीड √28 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास टाइम। ऑब्वियसली कुछ गंदा सा आ रहा है, मैं इसे टी नॉट बोल देता हूँ अपनी कैलकुलेशन के लिए। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तीसरे पार्ट में बोला गया है एक्चुअल हाइट बतानी है आपको, हाइट ऑफ ए एट मिनिमम सेपरेशन। जब सेपरेशन कैसा हो, मिनिमम हो, तब हाइट ऑफ ए क्या होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो हाइट ऑफ ए के लिए ए का डेटा असलियत में देखो, ए के पास स्पीड क्या थी, तो ए की स्पीड थी आगे 40 और ऊपर 40। ए की एक्चुअल स्पीड अगर मैं बात करूं एक्चुअल दुनिया में, तो यहाँ थी 40 और यहाँ थी 40। अच्छा, टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन आप निकाल चुके हो, टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन आपके पास आ चुका है टी नॉट। तो बेसिकली मुझे बस ये निकालना है कि ए की हाइट क्या है टी नॉट टाइम पे। तो सिंपली मैं क्या लगा सकता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एच को मैं बोल सकता हूँ 40 इंटू टी नॉट माइनस हाफ, ग्रेविटी 10 है, इंटू टी नॉट का स्क्वायर, यानी कि 40 टी नॉट माइनस 5 टी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी हाइट। बताइए कोई डाउट है क्या किसी को? हैंड रेस कर दीजिए अगर डाउट है तो। हम्म, बोलो हेलो भाई, सर। बोलो। सर हमने जो ट्रायंगल बनाया है वो कि डी मिनिमम होगा हम लोग का डी साइन थीटा सर। तो सर हम लोग वहां से ही एच मिनिमम निकाल सकते हैं सर, क्योंकि डी साइन थीटा और डी के बीच में 90 माइनस थीटा का वो है सर कौन सा मेरे को एंगल। क्या बोले जा रहे हो, सुन तो लो पहले, रुक जाओ थोड़ा, आने दो वहां तक, सब्र करो, बोलो क्या बात। सर इस ट्रायंगल में हम लोग देखे सर तो डी मिनिमम है सर। ये निकाल रहे हो ना तुम? हाँ सर ये हाइट, क्या तो है सर ये, ये 90 क्या माइनस है थीटा भी ये, हो क्या सकता है है ये बेटा, क्या है? सर एच मिनिमम। किसने बोला, किसने पूछा है आपसे एच मिनिमम? पहली बात तो क्या ए असलियत में ऐसे चल रहा है क्या, जो मैंने डायग्राम बनाया है क्या ए असलियत में ऐसे चल रहा है? ओ नहीं सर, हाँ ओ सॉरी दूसरी सर सॉरी बात, मैंने आपसे एच मिनिमम पूछी नहीं, मैंने पूछा है व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम हाइट ऑफ ए क्या होगी। समझ आ रही है बात? हाँ तो सर हाइट हम लोग इसको नहीं कह सकते ना सर।
नहीं कह सकते बिल्कुल। हाइट तो उसका पाथ तो कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसकी हाइट, इसका भी पाथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसकी हाइट तो कुछ रही होगी उस टाइम पे जब मिनिमम सेपरेशन आई होगी। एक्चुअली में ऐसा थोड़ी चल रहा है वो। मैंने क्या किया, यस रिलेटिव से टाइम निकाला और उस टाइम को एक्चुअल डेटा में पुट कर दिया, क्योंकि टाइम रिलेटिव नहीं होता है कि नहीं। यस ठीक है भाई। सही सर। ओके थैंक यू भाई। सर। अगला कौन है भाई? और किसी को डाउट हैंड रेज करो फटाफट, हैंड रेज कर दो भाई, बोलिए। यस सर, इसमें क्या हम लोग, मैंने आपका जो रिलेटिव हम लोग निकाले हैं विद रिस्पेक्ट टू, उसमें हम लोग अगर 28 आपका कितना देर में ग्राउंड पहुंचेगा, उसका आपका टाइम निकाल के 24 से लेके वो कर दे तो होगा? क्या 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकालना चाह रहे हो? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कितनी देर तो में? मैंने नहीं नहीं, तो तुम तो ये कह रहे हो जब वो रिलेटिव में रेस्ट पे आ जाएगा तब तक जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा रिलेटिव में वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ऐसा थोड़ी है। अच्छा हाँ सॉरी सर, नहीं होगा मेरे, सॉरी। और कौन है भाई? बताओ भाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है ना। क्लियर हो गया है, तो अब मैं एक सवाल दूंगा जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। टाइम निकालने के लिए x में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल के vx से डिवाइड कर सकते हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब x में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कब तक के लिए? इस पॉइंट तक के लिए, ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो रिलेटिव के हिसाब से। टाइम क्योंकि रिलेटिव पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा। तो सबसे पहले तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, दूसरा टाइम फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और तीसरा हाइट ऑफ ए एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, लेंथ तो देनी पड़ जाएगी, लेंथ वही ले लो कुछ 40 मीटर।
छोड़ दो, आंसर तो गंदे ही आएगा, मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं अपने मन से कुछ भी दे रहा हूँ। तो आपका जो आंसर आ रहा है अपने पास लिख लो, खुद से चेक कर लेना कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। मेन चीज सीखना है, ठीक है ना। अगर गंदा आ रहा है तो आप मत लिखो, मेहनत मत करो। इनकी वैरायटी बेटा मिल जाएगी, बुक्स में मिलेगी, ठीक है ना। थोड़ा समय हो जाए तो फिर हम करेंगे। क्वेश्चन तो एडवांस टाइप के काफी सारे मिल जाएंगे। एचसीवी सॉल्व करो, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो पता लगेगा, उससे ज्यादा टफ नहीं पूछते जो एचसीवी में है, ठीक है ना। उसके जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप पूछो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं यार, उससे ज्यादा नहीं आने वाला, वो तो मैक्स था। जो डाउट है आप मेरे को भेज दिया करो ना, पर्सनली मैसेज कर दिया करो, और अपना नाम लिख दिया करो प्लीज, मुझे पता ही नहीं चलता, नंबर से क्वेश्चन आ जाता है तो किसने भेजा है, कौन है, मुझे पता नहीं चलता। तो डाउट भेज के नंबर लिख, नाम लिख दो, ठीक है। क्योंकि मैं सेव तो नहीं कर पाता हूँ यार, वरना तो मेरे फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। हाँ पर्सनली भेज दो, तो सैटरडे संडे टाइम है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली इन्हीं से सॉल्व होते हैं, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। आपने अगर एचसीवी के क्वेश्चन कर लिए हैं तो मेरे हिसाब से काम हो गया है आपका, फिर और प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, मॉड्यूल तो करना ही करना है। सॉल्व करें इसे, चलो। तो देख लो भाई, x में स्पीड कितनी आ जाएगी, तो 50 cos 37, यानी कि हमारा हो गया ये 40, और ये हो गया हमारा 30, ये आपका फिर से हो गया 40, और ये भी हो गया 40। तो y में स्पीड सेम नहीं है, यानी 9 ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड सेम नहीं है, इसका मतलब कि कोलिजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब सिंपली क्या कर देता हूं, मैं बी को रोक देता हूं और ए के लिए सारा डेटा लिख देता हूं। तो बी तो रेस्ट पे आ गया, ए के पास खुद की 40 आगे थी, इसको रोक के इसकी भी 40 आगे जोड़ेंगे तो नेट स्पीड ए के पास 80 आगे बचेगी। ऊपर 30 थी, ऊपर वाली 40 को नीचे जोड़ा जाएगा 40, तो इफेक्टिवली 10 नीचे बचेगी। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। तो नेट स्पीड कुछ ऐसे आने वाली है, वी नेट। तो ए जो है वो इस तरह से कुछ चलता हुआ दिखेगा। वी नेट की वैल्यू भी लिख लेता हूं मैं, वी नेट हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 रूट 65, है कि नहीं। ये हमारे पास आ गई है वी नेट। अब क्या बोला गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके लिए हमेशा थीटा निकालना पड़ता है। तो tan थीटा वही हो जाता है सिंपली वी वाई बाई वी एक्स, यानी कि 10/80, यानी कि 1/8। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, तो 1/8 यानी कि अंडर रूट 63, ये आ गया हमारे पास। अब बस अब क्या बाकी है, अब कुछ नहीं बाकी है, डी मिनिमम चाहिए आपको। ये डिस्टेंस दी गई है 40 मीटर, तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये 65 हो जाएगा, 65। डी मिनिमम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डी साइन थीटा, यानी डी मिनिमम की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 40 साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1/√65। आई होप सबका आ गया हो, ठीक है ना। किसी को कोई कष्ट हो रहा हो तो पूछ सकता है। ये पहला पार्ट था।
दूसरा पार्ट था आपको टाइम बताना है, तो टाइम सिंपली हो जाता है हमारा डी कॉस थीटा बाय वी नेट। तो डी कॉस थीटा यानी कि डी 40 है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस अंडर रूट 65 बाय वी नेट हमें मिल गया है 10 रूट 65, ठीक है ना। तो ये तो मिल गया है 32/65 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया होगा मेरे हिसाब से। तीसरी चीज आपसे क्या पूछी गई है, तो तीसरी चीज पूछी गई है हाइट ऑफ बी, ठीक है ना, बी ही पूछी गई थी ना, देख लो। हाइट ऑफ ए पूछी गई है एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वाई में स्पीड दी गई है आपको, सिंपली हाइट ऑफ ए निकाल देता हूँ मैं, थर्ड पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। तो हाइट ऑफ ए यानी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई 30 इंटू टी जो आया है हमारा 32/65 माइनस हाफ ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर 32/65 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरे बोलो समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, और सवाल करने की कोई आवश्यकता, सिर्फ डेटा बदला जाएगा और कुछ नहीं होगा। टाइम में सिर्फ आपका डी कॉस थीटा बाय वी नेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है, जब आप खुद से करोगे तब आपको डाउट्स आएंगे, उनको सॉल्व करके हम सीखेंगे। अरे समझ आ रहा है, आगे बढ़ें क्या? क्या हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर दें, जो कि एक महान चैप्टर है? कितने लोग जोश में हैं भाई? हाँ आनंद सही है, क्यों होता है? अरे यार हम आगे बढ़ गए थे, तुमने डाउट पूछ लिया। अरे राम, अरे राम, इतनी आसान सी बात। अरे भाई, अरे देखो ए ऐसे चलने वाला है मेरे भाई, रिलेटिव में ए ऐसे चलने वाला है, ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये पॉइंट है मिनिमम सेपरेशन का। अच्छा ए चल कितनी स्पीड से रहा है? नेट स्पीड से चल रहा है। ए को चलना कितना पड़ेगा? ये है डी, ये है थीटा, तो ए को चलना पड़ेगा डी कॉस थीटा। तो टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी कॉस थीटा बाय वी नेट आपका आंसर है। इसमें क्या बताऊं, अच्छी बुक है बेटा साइन, बिल्कुल ट्राई करो, कोई भी बुक आप करो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करने हैं आपको बस ज्यादा से ज्यादा। अरे समझ गए क्या? और सवाल करने की जरूरत है क्या? बस चलिए। अरे तो टाइम निकालना है ना हमें, मैं मान गया कि रिलेटिव का डिस्प्लेसमेंट है, पर यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। टाइम तो आप रिलेटिव से निकालो या एक्चुअल से निकालो, समय तो समय है मेरे भाई, आपके देखने से समय नहीं बदल जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? मान भी लो कुछ चीजों को, दिमाग लगाने के लिए हमारे पास 23 चैप्टर और बाकी हैं जेई से पहले। अरे समझे क्या, बढ़ जाए क्या आगे? और किसी को टोकना है, रोक टोक कृपया अभी कर लें। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा कोई ना कोई टोक देगा, मैं जानता हूँ। ये लो भाई, तो व्यू लाइन पेज कलर, ये लो। हाँ भाई, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेहतरीन चैप्टर, जो कि आपका मैकेनिक्स का बेस है, ठीक है ना। न्यूटन जी का स्वागत किया जाए बिल्कुल। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। लंबा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, अपना समय लेंगे पूरा, जहां भी समस्या आ रही हो वहां बता देना। एक टर्म होती है फ्री बॉडी डायग्राम, वो सीखने में ही चली जाएंगी हमारी 2-3 क्लासें, तो जिनको पहले से आता है बधाई हो, जिनको नहीं आता है उनको समय मिलेगा सीखने का, ठीक है ना। चलो भाई, तो स्टार्ट कर देते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं
काइनेमेटिक्स के अंदर हमने कभी ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर नहीं किया था और ना ही हमने कॉज ऑफ मोशन कंसीडर किया था। अगर आप काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन याद करो तो मैंने बताया था द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ आ रही है बात? बेसिकली अगर पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद की स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, और वो मोशन स्टार्ट हुआ क्यों है इसकी स्टडी को कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जो कुछ हमने काइनेमेटिक्स में किया है वो इसमें एड ऑन ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग चैप्टर है। इसमें मोशन किस तरह से बदल सकता है या किस किस तरह के मोशन हो सकते हैं उसकी भी स्टडी की जाएगी, यानी कारण क्या है किसी के भी मोशन होने का वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली एनएलएम में जो है ये है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, जिसे हम नाम देते हैं यहाँ पर फोर्स। तो फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से देखा गया कि किसी भी पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होता है या रुकता है। बेसिकली किसी भी पार्टिकल के मोशन में अगर किसी भी तरह का चेंज प्रोड्यूस आपको करना है तो आपको फोर्स की जरूरत होती है। लेमन टर्म्स में सादा शब्दों में अगर बोला जाए कि फोर्स क्या है तो बोला जाता है एनी टाइप ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। समझ आई बात? किसी भी तरह का पुश या पुल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। पुश और पुल। और ऑब्वियसली अब हम बड़े हो गए हैं, हम 11वीं कक्षा में हैं, तो इतनी हलवा डेफिनेशन से हमारा काम तो चलने वाला है नहीं। तो अब इसे पढ़ने के लिए हम जाएंगे किसके अंदर? लॉज ऑफ मोशन के अंदर। समझ आई बात? तो न्यूटन ने मोशन को गवर्न करने के लिए 3 लॉ दे दिए थे, जिसमें सबसे पहला आता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? तो उसके लिए पहले समझना जरूरी है इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? तो इनर्शिया हम कहते हैं कुछ ना कर पाने की क्षमता को। समझ आ रही है बात? ध्यान से सुनना, कुछ ना कर पाने की क्षमता को। हम सभी में जीवन में कुछ ना कुछ करने की क्षमता होती है, ठीक है, हम सब जानते हैं हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है सबसे ज्यादा क्षमता हमारे अंदर किस चीज की है? कुछ ना करने की। अगर आपसे मैं बोलूं कि कुछ ना करो तो आप सबसे अच्छी तरह वो काम कर सकते हो, है कि नहीं? तो उसी को बोला जाता है इनर्शिया, जो कि हम में कूट कूट के भरा गया है। तो इनर्शिया बोल दिया गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट का मतलब क्या हो गया? रेस्ट का स्टेट या मोशन का स्टेट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ जाएगी? फोर्स की। और अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को रिटेन करती रहती है हमेशा, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं? इनर्शिया। समझ आ रही है बात? तो ये प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट के अंदर होगी जिसके पास के मास है, ठीक है ना? तो सिंपली मैं क्या कह दूंगा? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है ना? इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया को जनरली हम रिलेट कर देते हैं किससे? मास से। मैं नहीं कहूंगा कि इनर्शिया मास ही होता है, लेकिन इसे रिलेट किया जाता है किससे? मास से। क्या मतलब है इसका? सीधी सी बात यह है कि ऑब्जेक्ट की एबिलिटी अपने स्टेट को मेंटेन करने की, उसे हम कह रहे हैं सिंपली क्या? इनर्शिया। और यहां एक और टर्म हमने बता दी कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
यानी कि इनर्शिया की वजह से तो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट मेंटेन करने ही वाली है हमेशा, और आप चाहते हो कि नहीं वो अपना स्टेट बदले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इनर्शिया को रिलेट मास से कैसे करते हैं वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक साइकिल है, ठीक है ना, जो कि चल के आ रही है आपके पास, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ आप खड़े हुए हो, और यहाँ आपके पास एक ट्रक है भयंकर वाला, और वो भी चल के आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और आप यहाँ खड़े हो। आप अपने हाथों से इन दोनों चीजों को रोकने की कोशिश करने वाले हो, तो आप भी जानते हो कि आपको ज्यादा मेहनत किस केस में करनी पड़ेगी। कौन ऐसी ऑब्जेक्ट है जो अपने स्टेट के अंदर चेंज को पसंद नहीं करेगी? समझ आ रही है बात? दोनों ऑब्जेक्ट्स चल रही हैं, आप चाहते हो कि हम दोनों को रोक दें। अच्छा, दोनों ऑब्जेक्ट जीवन भर चलती रहेंगी, अगर स्मूथ सरफेस है तो दोनों जीवन भर चलते रहेंगे, और किस वजह से चलते रहेंगे, इनर्शिया की वजह से चलते रहेंगे। तो आप अपने हाथों से धक्का लगा के उसे रोकना चाहते हो, तो आपको ज्यादा मेहनत किस केस में करनी पड़ेगी भाई? अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये अगर कार है और ये हमारी साइकिल है, तो ज्यादा इनर्शिया किसका है? कार हैज मोर इनर्शिया। तो आपको रोकने में ज्यादा मेहनत किसको करनी होगी? कार को करनी होगी, ऑल्दो दोनों की स्पीड क्या थी? सेम थी। तो जनरली ऐसा कह दिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसमें कि मास बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। और इसका एग्जांपल हमने जीवन में देखा भी है। मेरे जैसे भारी भरकम लोग जिनका वजन ज्यादा होता है, वो पसंद करते हैं अपनी जगह पे बैठे रहना, और आप जैसे हल्के फुल्के लोग क्या पसंद करते हैं? दौड़ना भागना। तो ये सीधे सीधे रिलेटेड है किससे? इनर्शिया से। हम में भर भर के इनर्शिया है, आप में थोड़ा सा कम इनर्शिया। क्लियर हो गया क्या बात? तो ये था पहला पहला लॉ। यानी सिंपली अगर मैं लॉ को अगर लिखना चाहूं, तो लॉ तो लैंग्वेज अगर लिखनी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until an external force is applied on it। तो हम समझ गए सारे फसाद की जड़ फोर्स है भाई। फोर्स को समझना पड़ेगा क्योंकि सारी कहानी वही गवर्न कर रहा है। तो भाई है क्या फोर्स? तो वो हमें पता लगा किससे? सेकंड लॉ से, जो कि हमें डिफाइन करके देने वाला है कि फोर्स होता क्या है मेरे भाई, फोर्स का मतलब क्या है। तो उससे पहले मैं कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा जो सेकंड लॉ में नहीं है, ठीक है ना। वो है कि फोर्सेस कितने टाइप के हमारे सिलेबस में है। तो अपने सिलेबस के अंदर हम जो फोर्सेस पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका 11th का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद 12th के स्टार्टिंग का फोर्स, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। उसके बाद आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स हमें नाम से ही पता लग रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लग सकता है जब कॉन्टैक्ट हो। तो इसके अंदर आते हैं आपका नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन। तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये हम पढ़ते हैं किसके अंदर? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर। फिर और फोर्सेस आ जाते हैं लास्ट में जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फोर्सेस। इनकी सिर्फ हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनकी कैलकुलेशन हमारे बस में नहीं होती है। समझ आ रही है क्या बात? तो अभी हम कौन से फोर्सेस पढ़ने वाले हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं बता देता हूं आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या हैं। बेटा वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, टेंशन। अभी डेफिनेशन से आपको समझ आ जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये वो फोर्स है, फोर्स दैट इज exerted only when two objects are in contact, when two objects are in contact। समझ आई बात? यानी कि आप आपस में धक्का मुक्की करो, एक दूसरे को मारो पीटो, तो वो कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप? कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हो।
और अगर आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कि आप मैग्नीटो हो और आप अपने शक्तियों से किसी को हवा में उड़ा सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स आपके हाथ में रखी हो तो वो एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती हैं, भले ही उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कार खराब खड़ी हुई है, आप उसे धक्का देना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप दूर खड़े होकर और बस एक्टिंग कर दो धक्का देने की और कार चलने लग जाए, तो नहीं होने वाला। आपको कार को टच करना होगा, कांटेक्ट करना होगा, और तब जाके आप उसे धक्का दे सकते हो। समझ आ रही है बात? बस। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल तो कई सारे हैं। ग्रेविटी है, हम छत पे जाते हैं, वहां से कूद जाते हैं तो हम जमीन पे आके गिरते हैं, हालांकि ग्रेविटी ने पकड़ के हमें थोड़ी ना नीचे खींचा है। वो कौन कैसा फोर्स है जिसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं। खैर, हम सेकंड लॉ पे थे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सेकंड फोर्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस केस में एग्जर्ट होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको आप चार्ज कर दो, जैसे कि आपके पास कुछ भी हो, पेन है, उसको रब करो कहीं पे, वो चार्ज हो जाएगा। उसको मूव करो स्पेस में, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कि मोशन में है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, हम पढ़ेंगे आगे, ये सब बड़े होने के बाद की बातें हैं, अभी हमारा बचपन चल रहा है, सादा सादा चीजें पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ ने क्या किया है, डिफाइन किया है फोर्स को। उन्होंने डिफाइन किया द रेट ऑफ चेंज of linear momentum, rate of change of linear momentum of an object with respect to time is equal to the net external force acting on it। तो ये तो हो गई इंग्लिश। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि अगर मैं P से डिफाइन कर रहा हूं मोमेंटम, मोमेंटम क्या है उस पर हम 2 मिनट में आते हैं। P से अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dp by dt इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अरे समझ आई क्या बात? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अरे समझ आया कि नहीं? dp by dt। तो ये डेफिनेशन आ जाती है किसकी? फोर्स की। अब बात आती है कि भाई मोमेंटम कहां से आ गया, ये मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम सिंपली एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे भी हम इनर्शिया का पता लगाते हैं, पर मोमेंटम क्वांटिटी को सिंपली मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, मैथमेटिकली, कि p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर आपको उस ऑब्जेक्ट का क्या दे देगा? मोमेंटम दे देगा। यहां से मैं यूनिट सीधे सीधे से बता सकता हूं, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाती है आपकी मोमेंटम की। कैसी क्वांटिटी है? हमेशा याद रखना कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या डायरेक्शन होती है मोमेंटम की? यहां से आप देख सकते हो एरो बना हुआ है और बीच में इक्वल साइन है, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी ऑब्जेक्ट की, वही डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की होगी। क्या ये समझ आ रहा है सभी को? किसी ने कुछ लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ क्या लिख दिया है भाई। सर कई लोग कहते हैं कि कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक पार्ट है। कह सकते हो, फ्रिक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, कह सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है, कहा जा सकता है, लेकिन हम अलग से पढ़ते हैं उसे भाई, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किए गए। चलो, तो मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो मान लो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है 2 kg की और उसे वेलोसिटी दी गई है 10 i कैप प्लस 2 j कैप, तो मोमेंटम क्या होगा? बहुत ही गंदा सवाल है, ऐसे ही दिया टाइम पास के लिए। दूसरा क्वेश्चन,
एक ऑब्जेक्ट है 2 kg की, ठीक है ना, जिसकी वेलोसिटी हमें दी गई है, या फिर वो मूव कर रहा है इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, और एक ऑब्जेक्ट है 4 kg की, वो चल रही है भाई 20 मीटर पर सेकंड से एंगल 53 डिग्री बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। क्या आप टोटल मोमेंटम बता सकते हो सिस्टम का? सिस्टम का मतलब हुआ दोनों के मोमेंटम को ऐड करना है आपको। पहला सवाल तो मैं फटाक से कर देता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी, 20i प्लस 40j, इसमें था ही नहीं कुछ, सॉरी 4j, ठीक है ना। सेकंड बता दो भाई। अरे सभी लोग दे सकते हैं इसका आंसर, तो इसमें है ही क्या। आई एंड जे यूजुअल है, एक्स एक्सिस आई, वाई एक्सिस जे, फिर भी मुझे नाना प्रकार के आंसर दिख रहे हैं। भाई ऐसा मत करो प्लीज। चलो भाई मैं कर देता हूँ। वेलोसिटी का सिर्फ कंपोनेंट लेना है, 10 cos 37 यानी कि 8, 10 sin 37 यानी कि 6, 20 cos 53 डी यानी कि 12, 20 sin 53 यानी कि 16। तो मोमेंटम ऑफ ए अगर मैं बोल दूं इसे, तो ए का मोमेंटम जो मुझे मिलेगा वो हो जाएगा 2 इंटू 8i प्लस 6j। बी का मोमेंटम जो मुझे मिलेगा वो कितना हो जाएगा, बी का मोमेंटम मास 4 kg माइनस 12i प्लस 16j। तो नेट मोमेंटम आप सिंपली सिस्टम का ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका 16i प्लस 12j माइनस 48i प्लस 64j। कितना हो गया भाई ये? अगर आप माइनस करते हो यहाँ से तो माइनस 32 है ना, माइनस 32i, और जे कैप में आपको मिल जाएगा 76 प्लस 76j। ये है हमारा जवाब। अरे समझ आया कि नहीं? कोई समस्या, कोई कष्ट किसी को? सिंपल था, मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और करना चाहेंगे एक सवाल? कोई करना चाहेगा एक और सवाल, मोमेंटम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर? चलो एक और अलग टाइप का कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपकी बॉल है, ठीक है ना, और ये इस तरह से गिरती है नीचे 10 मीटर पर सेकंड से, मास इसका 2 kg है, और ये टकरा के बाउंस बैक करती है 5 मीटर पर सेकंड से। तो क्या आप मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बता सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताइए।
बॉल का मास 2 kg है ना बेटा, वही बॉल तो बाउंस करी है। तो वही यूजुअल लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड बताना बेटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, सिर्फ नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। क्या नीचे जाना है? जाओ, हो गया बेटा। अरे बधाइयाँ, मिठाई बंटवाओ भाई। अरे मिठाई बंटवाओ भाई, बुआ बन गई। अरे हाँ जी भाई, तो देखो पहले वाले का क्या आ जाएगा। पहले वाले में सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको याद रखना है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा। मान लो मैं नीचे की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम को तो मैं क्या लिखूंगा, 2 into 10 यानी कि 20 kg मीटर पर सेकेंड। पर मैं फाइनल मोमेंटम को क्या लिखूंगा, तो बॉल तो अब ऊपर जा रही है यानी कि नेगेटिव मोमेंटम होना चाहिए, तो -5 into 2 यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम, किसी भी चीज का चेंज होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो फाइनल है आपका -10 माइनस इनिशियल है आपका 20, तो ये आया हमारे पास -30 kg मीटर पर सेकेंड। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा कितना, 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो जिन भी लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया वो गलत था। आपको क्या करना था भाई, आपको डायरेक्शन भी कंसिडर करनी होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होगा। अरे समझ आया कि नहीं? सेकंड का बता दो भाई। बढ़िया। सेकंड में कंपोनेंट्स ले लेते हैं। देखो एक्स में स्पीड क्या है, 10 cos 37 यानी कि 8, और यहाँ 6, यहाँ कितना है, तो ये हो जाएगा 10 cos 37 यानी कि 8
और नीचे की तरफ 6। देखो x में तो मोमेंटम बदला ही नहीं है, मास तो सेम ही रहता है, वेलोसिटी भी सेम है, पर चाहो तो आप क्या कर लो i कैप j कैप मान लो। सॉल्व करने के लिए मैग्नीट्यूड बताना है, फाइनली मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया भाई, हो गया 3 kg इंटू 8i माइनस 6j। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया भाई, फाइनल मोमेंटम हो गया 3 kg इंटू 8i प्लस 6j। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया भाई, p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी कि 18i प्लस 24i प्लस 18j माइनस 24i और प्लस 18j, यानी कि 36j। तो फाइनली मैग्नीट्यूड अगर मैं सिर्फ बताना चाहूँ तो कितना आ गया, 36 kg मीटर पर सेकेंड। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट किसी को? तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मोमेंटम समझ गए हो, आप मोमेंटम निकाल सकते हो, दो चीजों को मल्टीप्लाई ही तो करना है। और अगर डायरेक्शन नहीं दी गई हो तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर लेनी है और इसके रिस्पेक्ट में दूसरा नेगेटिव मान लेना है। तो अब आ जाते हैं अपने सेकेंड लॉ के दूसरे फॉर्म के ऊपर। तो हमें सेकेंड लॉ क्या मिल चुका है, हमें सेकेंड लॉ मिल गया कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल जो है वो इक्वल है किसके, d बाय dt ऑफ मोमेंटम यानी कि p। ठीक है ना, किसी का कैमरा चालू है भाई? ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है dp बाय dt। इसी में मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, d बाय dt mv। तो आपको मिल गया कि फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर हो जाता है d बाय dt ऑफ mv। अच्छा, अब जिंदगी में क्या बदल सकता है, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ बदल सकती है? बिल्कुल। क्या पार्टिकल का मास समय के साथ बदल सकता है? बिल्कुल। मास कैसे बदल सकता है अब तुम बोलोगे, तो मास ऐसे बदल सकता है कि मान लो आपके पास एक ट्रक में रेत भरा हुआ है और वो ट्रक चले जा रहा है और किसी ने पीछे से ट्रक का ढक्कन खोल दिया तो रेत जमीन पे गिरता जा रहा है, तो ट्रक का मास कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो अगर दोनों चीजें वेरिएबल हो जाएं तो हम फोर्स को डिफाइन कर देते हैं, देखो डिफरेंशिएट मैं कर दूंगा किससे, प्रोडक्ट रूल से। तो ये मिलेगा आपको m एज इट इज dv बाई dt प्लस v एज इट इज dm बाय dt। तो इसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब जनरली क्या होगा पूरी मैकेनिक्स में, मोस्टली 90% क्वेश्चन में, इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट remains constant with time, remains constant with time, तो dm by dt क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो फोर्स आपको सिंपली मिल जाएगा m dv by dt। अरे भाई ये तो देखा देखा लग रहा है कुछ, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखा देखा लग रहा है। dv by dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम नाम देते थे क्या, एक्सेलरेशन। और आपको मिलता है F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस फॉर्म में दुनिया याद रखती है, जहां एक्सेलरेशन सिंपली क्या है आपका dv बाय dt है। अरे बोलो समझ आया कि नहीं? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन। कोई समस्या? तो यहां हमें फोर्स डिफाइन हुआ है हमारे पास पहली बार, तो ये है आपका फोर्स और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ इसकी यूनिट की बात अगर की जाए तो आप देख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाती है फोर्स की। अब क्योंकि न्यूटन ने इतनी मेहनत की है, इतने महान आदमी है वो, तो उनके सम्मान में इसे कहा जाता है न्यूटन या एन। कैपिटल एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो स्मॉल एन से स्टार्ट करना होता है, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या यूज कर लेंगे हम, न्यूटन। अरे समझ आया क्या?
ये है आपका सेकेंड लॉ। तो क्या क्या याद रखना है आपको सेकेंड लॉ में कि F, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, इस पे भर भर के सवाल आएंगे। dp/dt ये किसी भी इंस्टेंट का फोर्स होगा, क्योंकि आपको पता है ना स्लोप तो इंस्टेंटेनियस होता है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एवरेज फोर्स कोई पूछ लेगा आपसे, एवरेज यानी कि इंटरवल में, याद करो काइनेमेटिक्स अच्छे से याद करो। इंस्टेंटेनियस मतलब स्लोप होता था, एवरेज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, कराया था ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो वो यहाँ पे हो जाता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय टी टू माइनस टी वन। इससे भी आप एवरेज फोर्स निकाल सकते हो। और क्या हो सकता है, और आपको कोई भला आदमी क्या दे सकता है, मोमेंटम टाइम कर्व दे सकता है। अगर आपको मोमेंटम टाइम कर्व उसने दे दिया है, तो मोमेंटम टाइम कर्व का स्लोप जो आप निकालोगे थीटा, ये tan थीटा ही इक्वल होगा क्या, फोर्स के। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ सब भी क्या होंगी, अप्लाई होंगी। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो चलो कुछ सवाल कर लेते हैं भाई इसके ऊपर। सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया है, या पहले थर्ड लॉ भी सुन ही लेते हैं, ठीक है ना, वो तो टाइम पास ही है। थर्ड लॉ, हाँ भाई, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ तो वो बोल ही लेता है स्टाइल मारने के लिए, है कि नहीं? एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, भले मतलब ना पता हो लेकिन आदमी बोल तो लेता ही है। तो इसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल सा है, वो ये है कि जो जो फोर्सेस न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, भले ही वो कांटेक्ट फोर्सेस हो या नॉन कांटेक्ट वाले फोर्सेस हो, जैसे कि मैग्नेट्स के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक्स का फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी फोर्सेस, ठीक है ना, जो भी फोर्स जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, तो मान लो कि ये हमारी ऑब्जेक्ट थी ए और ये ऑब्जेक्ट थी बी। तो अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है इस तरफ, F ऑन बी ड्यू टू ए, तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा F ऑन ए ड्यू टू बी। समझ आई क्या बात? इसे कहते हैं हम एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो दो फोर्सेस लगे हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, एफ बी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ए बी, सॉरी एफ बी ए। डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, और मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इन कंडीशन से हम उन्हें नाम देते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। हाँ, तो दक्ष पूछ रहे हैं कि इनको स्कूल में बताया गया कि अगर एक हमारे पास राम है, ठीक है ना, और एक हमारे पास घनश्याम है, तो राम ने घनश्याम को मारा थप्पड़, तो फिर घनश्याम ने जो राम को मारा थप्पड़, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। बताइए भाई सही है या गलत है? सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है, इसमें काफी फ्लॉज हैं। क्या फ्लॉ है मेरे भाई? पहली बात, तो जब राम ने मार दिया श्याम को थप्पड़, तो उसी इंस्टेंट पे एक्ट करेगा रिएक्शन, ये नहीं कि आराम से एक्शन को अपने अंदर समाया, समझा उसके बारे में और फिर रिएक्शन दिया, ऐसा नहीं होता पहली बात तो। दूसरी चीज ये कैसे बोला यार ये गजब बात है भाई।
पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि दोनों एक ही इंस्टेंट में होंगे, ऐसा थोड़ी होगा एक्शन हो गया 10 साल बाद रिएक्शन दिख रहा है तुम्हें उसका। ये सब एग्जांपल नहीं देने होते, ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं कि हाँ अभी मेहनत करोगे ये तुम्हारा एक्शन है, भविष्य में अच्छी जॉब मिलेगी ये उसका रिएक्शन होगा, नहीं ये उसका फल होगा, समझ रहे हो? मेहनत का फल होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो जिस समय राम ने उसके गाल में मारा होगा चांटा, तो उसके गाल ने भी फोर्स लगाया होगा उसके हाथ के ऊपर, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ आई क्या बात? दूसरी बात, हमें कैसे पता कि जितनी तेज इसने मारा था उतनी ही तेज इसने मारा है? मैग्नीट्यूड सेम होना भी तो जरूरी है ना। तो इस एग्जाम्पल में तो ढेर सारे फ्लॉ हैं भाई, समझ आ रहा है? एकदम सेम इंस्टेंट पे नहीं मार सकते यार, और सेम दम से भी नहीं मार सकते, और आप मार भी रहे हो तब भी वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस फोर्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट लगना चाहिए उसी समय पर। समझ आ रही है बात? बस। तो क्या आपको समझ आया कि एक्शन रिएक्शन पेयर किसे कहा जाता है मेरे भाई? पहली चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहना चाहिए? ध्यान से सुनना, कई लोग फंसेंगे इसमें, मैं बहुत साधारण सवाल पूछूंगा और कई लोग फंसेंगे इसमें। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। और दे मस्ट एक्ट ऑन ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन हो जाए, समझ रहे हो ना? खुद ही पे एक्शन करोगे तो खुद ही पे रिएक्शन नहीं हो सकता उसका। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही एक्ट कर रहे होते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? अच्छा, जो ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, समझ आ रही बात? और ये फोर्सेस if also act along line joining the two particles। मतलब क्या हुआ इतनी इंग्लिश का? मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे ये ए है ये बी है, तो इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग है, अगर एक्शन रिएक्शन पेयर उसी के अलोंग लग रहा हो, तो ऐसे फोर्सेस को, सच फोर्सेस आर कॉल्ड, कोई बताएगा? फटाक से लिख दो भाई, किसी को बताया तो खुशी होगी मुझे जान के। Such forces are called central force. Such forces are called central force. ये शब्द आपको HCV में भी दिखेगा, क्वेश्चंस में भी दिखेगा। कई लोग घबरा जाते हैं कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं गया था कभी। तो सेंट्रल फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो हमेशा दो पार्टिकल्स की लाइन जॉइनिंग के अलोंग एक्ट करे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ही लगता है, ठीक है ना? तो ये हमारे सिलेबस में तो काफी आता है, ठीक है। इंटरनल फोर्स किसी ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस पूरे को सिस्टम मान लेते हो, देखो इंटरनल फोर्स ना एक शब्द ऐसा है जो डिपेंड करेगा आपने सिस्टम किसे माना है। अगर एक आदमी ने सिर्फ ए को सिस्टम माना है तो उसके लिए एफ एक्सटर्नल है, पूरे को माना है तो इंटरनल है। इस पे मैं अभी डिस्कशन करूंगा जब हम बात करेंगे सिस्टम की, ठीक है ना, कि किसे सिस्टम बोला जाता है। अभी तो क्या तीनों लॉ सबको क्लियर हो गए हैं? इनर्शिया का लॉ, सेकंड लॉ जो डिफाइन करता है फोर्स को, और तीसरा जो लोग स्टाइल से बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्शन रिएक्शन पेयर होते कब हैं, कैसे एक्ट करते हैं। समझ आ रही है क्या बात? सेंट्रल फोर्सेस किन्हें बोला जाता है, ये चीजें हमने आज पढ़ ली, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे हम सेकंड लॉ के ऊपर। डाउट है किसी को? हैंड रेज कर दो भाई, डाउट है तो। सेंट्रल फोर्स समझना है ही नहीं बेटा, सेंट्रल फोर्स में समझना कुछ नहीं है तुम्हें। ऐसा कोई भी फोर्स अगर ए ने बी पे लगाया है, ऐसा मान लो कि ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया, उसके रिएक्शन में बी ने ए पे फोर्स लगाया, यानी दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर तो बना रहे थे, लेकिन वो फोर्स उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहा है अगर, तो उसे सेंट्रल फोर्स नाम दे दिया जाता है। अरे ऐसा भी तो हो सकता था, ये ए है ये बी है, अगर ए बी पे इधर फोर्स लगा और ए पे इधर फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और एक ही कारण की वजह से फोर्स लगे हैं, तो ये भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना। लेकिन ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट नहीं कर रहा, तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। अरे समझ आया कि नहीं? जबरदस्ती मत घबराओ, सवाल कर लो सादा सा एक। तो आपको पोजीशन का फंक्शन दिया गया है एक पार्टिकल का, जो है मान लो टी स्क्वायर आई कैप,
माइनस 4t जे कैप। मास आपको बताया गया है ऑब्जेक्ट का 2 kg, ठीक है ना। आपको बताना है पहली चीज तो फोर्स, या पहली चीज आप बता दो मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा आप बता दो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत ही हलवा सवाल। बेटा सेंट्रल फोर्स अच्छे से नहीं समझ आया, चिंता मत करो। सेंट्रल फोर्स सिर्फ एक नाम है उन फोर्सेस के लिए जो दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हों और एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हों। अरे समझ आया कि नहीं? आर बेटा पोजीशन वेक्टर है। अरे आर तो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन का फंक्शन है आर। तो मैं ये बताना चाहूंगा अगला लेक्चर कोई मिस मत कर देना वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसमें अगर आपको नहीं आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर कल ही का होने वाला है, क्योंकि सब कुछ आगे की महीने भर की कहानी उसी पे बेस्ड होगी। कल मतलब अगला लेक्चर। चलो बहुत आसान था। वेलोसिटी का फंक्शन, हाँ मंडे, वेलोसिटी का फंक्शन 2t आई कैप माइनस 4j कैप। एक्सेलरेशन भी हाथों हाथ निकाल ही लो, तो कितना हो गया मेरे भाई? वो हो गया 2i कैप। फोर्स तो यहीं से आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, 4i कैप न्यूटन, ठीक है ना, अगर वो मीटर वीटर है तो। ये दूसरा पार्ट पहले हो गया। फिर मोमेंटम, तो मोमेंटम हो जाएगा भाई मास इनटू वेलोसिटी। तो मास दिया है आपको 2 kg, वेलोसिटी का फंक्शन आपने निकाल लिया है 2ti कैप माइनस 4j कैप। तो मोमेंटम का फंक्शन भी आ गया होगा 4ti कैप माइनस 8j कैप। t बराबर 2 सेकंड पे चाहिए, 2 सेकंड पे चाहिए, तो 4 इंटू 2 आई कैप माइनस 8j कैप। तो ये हमें मिल गया 8i कैप माइनस 8j कैप। अरे कोई समस्या किसी को? कोई समस्या किसी को? नहीं है? आज यही समाप्त कर देते हैं।